अमित जी नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत। और मैं चाहता हूं कि जो भी साथी अगर जुड़ गए हों तो एक बार इसको शेयर कर देंगे अपनी वाल पर या दूसरी जगह। तो आज अटेंडम आना पड़ा क्योंकि कल हम लोगों ने एक बैठक बुलाई जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में एक रैली को। नमस्कार अमित जी। कल राजस्थान में जब माननीय प्रधानमंत्री जी एक रैली कर रहे थे, उस रैली में उन्होंने कहा कि सरकार के एनपीएस से अब लोग संतुष्ट हैं। हालांकि उनका कहने का मतलब यूपीएस था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम था। और इन्होंने ये बताया कि अब सभी कर्मचारियों को, पंकज जी नमस्कार, कि अब सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की जो डिमांड थी अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। आप लोग जितने भी साथी हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा साथियों तक हमारी बात पहुंच जाएगी। तो कल जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को किसी ने भी, चाहे वो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हों, चाहे इकोनॉमिक एडवाइजर्स हों या कोई और भी हों, जितने भी लोग हैं जिन्होंने उनको ये एक तरीके से राय मशवरा दिया है कि यूपीएस से कर्मचारियों के आंदोलन बंद हो जाएंगे। और कल जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे उस रैली में तो ये झलक रहा था कि प्रधानमंत्री जी एकदम कॉन्फिडेंट हैं। वो इतने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने ये बात पढ़ी या बोली कि विपक्ष इस मुद्दे को अब नहीं उठा रहा है। खैर ये उनका राजनीतिक स्टंट है, विपक्ष उठा रहा है नहीं उठा रहा है हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है। मुद्दा यह है कि वर्तमान में जो सरकार है उससे हम अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे लें, ये इंपॉर्टेंट है। रवि जी नमस्कार, यासिर साहब नमस्कार, अजीत जी नमस्कार। एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग हो जाएगी तो लोगों तक बात पहुँच जाएगी। और 24 अगस्त को जब इसकी घोषणा की थी, प्रधानमंत्री जी ने कुछ जेसीएम के मेंबर्स को बुलाया था और बुलाने के बाद उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके साथ साथ फाइनेंस सेक्रेटरी साहब जो अब कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी और प्रेस वार्ता में यूपीएस का जो शगुफा है वो लेकर के आए हुए थे। तो यूपीएस आने के बाद, जैसे यूपीएस आई तो उसके बाद मैंने रात में 11 बजे जब यूपीएस को थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया तो 11 बजे लाइव आकर के आप लोगों के सामने ये बात रखी थी कि यूपीएस क्या है। तो हमारी जो समझ में उस समय आया था कि ये उल्टा पुल्टा स्कीम है, ये मतलब किसी काम की स्कीम नहीं है। एनपीएस तो चलता रहेगा और जिसको यूपीएस लेना होगा वो ऑप्ट करेगा और वो भी आएगी 1 अप्रैल 2025 से। और उसमें पेंशन की गारंटी देने के नाम पर सरकार ने हमारा ही कंट्रीब्यूशन हड़प करने की योजना बना ली। मतलब जो 10% हमारा हर महीने डिडक्ट होता है उसको भी हड़पने की योजना बना ली सरकार ने। पंकज जी मैं आपका देख रहा हूँ 30 सितंबर दिल्ली चलो, हम 30 सितंबर दिल्ली चलो में साथ में हैं, लेकिन लगातार हमारे पास फोन मैसेज आ रहे थे, हमारे ट्वीट्स पे लोग लिख रहे थे। तो कल हमने बैठक करी, उसमें तकरीबन 92 लोग शामिल थे उस बैठक में। और एक जो है यूनिफाइड प्रोटेस्ट, ये एक उस पर सहमति बनी। उसके लिए हमने 17 नवंबर डेट रखी है। तो जब ये उल्टा पुल्टा पेंशन स्कीम आई उसका रात 11 बजे हमने उसके बारे में लोगों से जिक्र भी किया कि ये क्या है। तो ये एक तरीके से ये उन लोगों को आंदोलन से कट ऑफ करने की एक रणनीति है सरकार की, जिनकी नौकरी 15 या 20 साल के अंदर पूरी हो रही है, जो 15-20 साल की नौकरी करके रिटायर हो जाएंगे। आमतौर पर कर्मचारी 25-30 साल तक नौकरी में आ जाता है और 30 साल उसको नौकरी मिलती है। लेकिन ऐसे कर्मचारी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे तमाम, और नॉर्थ ईस्ट में खास करके ऐसे हजारों लाखों कर्मचारी हैं जो 40 साल की उम्र के आसपास रेगुलर हुए या 40 साल की उम्र के आसपास नौकरी में आए या डेथ कंपेंसेटरी ग्राउंड पे नौकरी में आए, तब उनकी उम्र काफ़ी थी। तो ऐसे भी लोगों की संख्या काफ़ी है इन राज्यों में। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे कर्मचारियों की संख्या नहीं है। गणेश जी गुजरात से देख रहे हैं, गणेश जी आप भी इसको शेयर कर दीजिएगा, नमस्कार आपको। तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या, गुजरात में भी ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत है जो 15-20 साल की नौकरी में ही रिटायर हो जाएंगे। तो हमने उस दिन भी कहा था कि ये ऐसे लोगों को आंदोलन से कट ऑफ करने की एक, मैं कहूँगा कि शातिर प्लानिंग है, एक स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की कि पहले इन लोगों को कुछ दे दो और ये आंदोलन से कट ऑफ हो जाए। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग तो 25-30 साल के लिए नौकरी में आते हैं, तो उनके लिए, सबके लिए उन्होंने यूनिफाइड तरीके से 20 साल की बजाय बढ़ा करके फुल पेंशन के लिए उन्होंने 25 साल की नौकरी अनिवार्य कर दी। अब 25 साल की नौकरी में तो लोग पहुंचेंगे ही नहीं, लाखों लोग तो 25 साल की नौकरी ही उनकी नहीं हो पाएगी, वो 20 साल के अंदर ही रिटायर हो जाएंगे। तो कल पंडा जी भी देख रहे हैं, पंडा जी 30 सितंबर के लिए हम आपके साथ हैं, पूरी तन्मयता के साथ में है। 30 सितंबर को जो इंडियन रेलवे मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की जो रैली हो रही है जंतर मंतर पर, हम उसमें साथ में हैं, हम पूरी ताकत लगाएंगे। और 17 नवंबर को कल जो हमारी बैठक हुई है उसके बारे में हम आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि क्यों रखी है, क्यों हमें रखना पड़ा 17 नवंबर, क्यों हमें डेट ऐलान करना पड़ा। क्योंकि हम 30 सितंबर तक इंतजार करना चाहते थे, हमारी मजबूरी हो गई कि कल हमें डेट अनाउंस करना पड़ा। क्योंकि हमारे साथ उत्तर प्रदेश का पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा भी साथ में है, मध्य प्रदेश से भी साथी हैं, गुजरात के भी कुछ साथी हैं, राजस्थान से भी हैं, कुछ तमाम राज्यों से हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ साथी हैं। उनकी भी ये कहना था कि एक डेट आप अनाउंस करिए। तो कल हमारी बैठक हुई, उसमें काफ़ी 90-95 लोग उस बैठक में शामिल थे।
तो उनकी सहमति थी कि नवंबर में हम प्रोटेस्ट रखें। और ये जो उनकी सहमति आई, जो मीटिंग हुई, ये आई प्रधानमंत्री जी की कल रैली में, जो उन्होंने अनाउंस किया, जो बोला है रैली में, जो उनका स्पीच था उसके बाद आया। कल रैली में जब वो हरियाणा में बोल रहे थे कि उनकी पार्टी की सरकार ने या सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम में अब गारंटीड पेंशन की व्यवस्था कर दी है और कर्मचारी, लाखों कर्मचारी उनका स्वागत कर रहे हैं इस बात को लेकर के। तो इसके लिए हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट जाना बहुत जरूरी था कि कोई कर्मचारी यूपीएस के लिए ना तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर रहा है और ना ही उस फैसले में जितने लोग शामिल थे उनका स्वागत कर रहा है। कोई भी इस फैसले से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। पब्लिक को, एम्प्लॉय को अपना पैसा चाहिए, बिल्कुल जीपीएफ की तरह। हमारा जो 10% पैसा कटता है वो हमें जीपीएफ की तरह चाहिए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड एट द टाइम ऑफ 56J फर्स्ट, जिसको हम कंपलसरी रिटायरमेंट कहते हैं, और एट द टाइम ऑफ अगर नौकरी हम छोड़ देते हैं तो हर हालत में हमारा पैसा हमें जीपीएफ की तरह चाहिए। और ओपीएस के अकॉर्डिंग जो रूलिंग थी, यानी 20 साल की नौकरी पर फुल पेंशन, 20 साल से कम नौकरी है तो उसी अनुपात में उतनी पेंशन। 10 साल अगर किसी के पूरे हो चुके हैं तो वो पेंशन के दायरे में आ गया और मिनिमम पेंशन के दायरे में भी आ गया। हालांकि इसमें उन्होंने कहा है 10,000 मिनिमम पेंशन की बात कही है, लेकिन लाखों कर्मचारी ऐसे रिटायर हो जाएंगे जिनकी नौकरी को 10 साल भी पूरे नहीं हो रहे हैं। 20 साल तो बहुत बड़ी बात है और ऊपर से इन्होंने उसको बढ़ा करके 25 साल कर दिया। ये तो सबसे बड़ा अनजस्टिस है, क्योंकि 25 साल नौकरी अमूमन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में ही लोगों के हो पाएंगे। 25 साल वरना किसी की नौकरी को पूरे नहीं हो पाते हैं। हमारे पास तमाम अर्धसैनिक, पैरामिलिट्री, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और बीएसएफ, ग्रेफ के जवानों के फोन और मैसेज आते रहते हैं। अभी मैं आज भी 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, वो भी बता रहे थे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कैसी, उनकी नौकरी कितनी हार्ड परिस्थितियों में होती है। अभी एक साथी ने मुझे मैसेज करके बताया कि 3 दिन से एक जवान लापता था, कल उसकी डेड बॉडी मिली है, 4 फीट बर्फ के नीचे दब गई थी, उसे ढूंढा जा रहा था, 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिली है। और किन परिस्थितियों में वो 20 साल निकालते हैं अपनी नौकरी के। और सरकार ने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए 20 साल को बढ़ाकर के 25 साल कर दिया। अब कोई आदमी वहां तो 20 साल के अंदर अंदर लोग नौकरी में आ जाते हैं, जब 20 साल की उम्र में नौकरी में आ जाएगा तो 20 साल की नौकरी पूरी करेगा तब तक वो 40 साल का हो जाता है। अब 40 साल का मतलब 40 साल की उम्र के बाद वो कैपेसिटी, वो एफिशिएंसी नहीं रह जाती है बॉडी में कि वो उतनी हार्ड नौकरी आईटीबीपी, सीआईएसएफ या ग्रेफ या बीएसएफ की नौकरी कर पाए। वो बहुत मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों में आगे 5 साल और निकाल पाना बहुत मुश्किल है, यह असंभव के बराबर है। दूसरी बात, सरकार ने यह भी कह दिया कि 25 साल में वो वीआरएस तो दे देंगे, लेकिन उनको पेंशन सुपर एन्युएशन से शुरू होगी। सुपर एन्युएशन का मतलब जिस दिन वो 60 साल का होगा उस दिन से उसको पेंशन शुरू होगी। अब समझ में ये नहीं आता है कि किसी आदमी ने 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद वीआरएस ले लिया, उस समय वो ज्यादा से ज्यादा 50 साल का होगा। अब 10 साल तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। तो 10 साल का इंतजार करने का मतलब ये हो गया कि अब वो 10 साल तक जिंदा ही रहेगा। इस बात की भी गारंटी ले ली है सरकार ने शायद कि वो 10 साल तक जिंदा रहेगा। या फिर भविष्य में अगर रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ा करके 65 कर दी गई, मान लीजिए 8वें पे कमीशन में, या आगे 2-1 साल के बाद, तो उसे 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। 15 साल के बाद उसको पेंशन स्टार्ट होगी। तो भैया वो 15 साल तक या 10 साल तक क्या कुछ खाएगा पिएगा नहीं, क्या कुछ पहनेगा नहीं, कहीं जाएगा आएगा नहीं, क्या वो बस समाधि लगा लेगा और जिंदा रहेगा? और मान लीजिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद किसी की डेथ हो गई 1-2 साल बाद, तो उसके परिवार को क्या मिलेगा? कौन सी पेंशन मिलेगी? फैमिली पेंशन मिलेगी, वो जो रिटायरी को पेंशन मिलती है उसकी 60%, या फिर वो पेंशन मिलेगी जो उसे वॉलंटरी पे मिलनी चाहिए थी? ये बहुत बड़ा झोल हो गया है कुल मिलाकर के। और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हरियाणा में बखान कर रहे थे एनपीएस का, वो बहुत निराशाजनक था। इसको बताने के लिए कि कोई भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं। क्रांति सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी जुड़े सर, थैंक यू। तो कल प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बता रहे थे कि लोग स्वागत कर रहे हैं पूरे देश के 24 लाख कर्मचारी। पहली बात तो मैं बता दूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 24 लाख नहीं, आज एनपीएस में तकरीबन 29 लाख कर्मचारी है और राज्यों में तकरीबन 60-62 लाख कर्मचारी है। इस समय का जो डेटा है कुल मिलाकर के 91 से 92 लाख के बीच में एनपीएस एम्प्लॉय है पूरे देश में। 24 लाख नहीं है, 91-92 लाख लोग हैं। और 91-92 लाख लोगों का मतलब 91-92 लाख परिवार हैं। अगर इसे 5 से भी गुणा कर देते हैं तो ये तकरीबन 5 करोड़ लोग बैठते हैं। 5 करोड़। अब पता नहीं कौन प्रधानमंत्री जी को इस तरह से समझा रहा है कि लोग, पब्लिक संतुष्ट हो गई है। तो इसके लिए जरूरी हुआ, कल मेरे पास बहुत सारे फोन आए, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह से कह रहे हैं कि कर्मचारी संतुष्ट है। तो हमने कहा हम कोई संतुष्ट नहीं है और इसका जवाब देने के लिए हम एक प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं। तो हमने आनन फानन में कह लीजिए कि रात में हमने बैठक किया और उसमें 90-92 लोग जुड़े उस बैठक में हमारे साथ, और सभी ने एक सुर में कहा कि हमें टाइम चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि आपको सितंबर में ही रखना चाहिए। तो सितंबर में हमारा एक प्रोटेस्ट ऑलरेडी रखा हुआ है 30 सितंबर को,
जो पंडा जी के लीडरशिप में हो रहा है, इंडियन रेलवे मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के लीडरशिप में हो रहा है, तो वो रखा हुआ है। तो सितंबर में हमने कोई प्लान इसलिए नहीं कर सकते। दूसरी बात, दूर दूर से लोगों को आने के लिए कुछ टाइम चाहिए, 1-2 महीना चाहिए टिकट कराने के लिए। बहुत सारे साथी हमारे साथ नागालैंड के लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सिक्किम के साथी हैं, असम के साथी हैं, मेघालय और मिजोरम के साथी हैं, अरुणाचल प्रदेश के साथी हैं, तमिलनाडु के साथी हैं, अब केरल के भी कुछ साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उधर तमिलनाडु में एक जगह है पुदुचेरी के कुछ साथी जुड़े हुए हैं। तो सभी का ये कहना था कि कम से कम हमें 2 महीना चाहिए किसी प्रोटेस्ट में आने के लिए। भले ही हमारी संख्या कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन जितनी जगहों से लोग आएंगे, जितनी दूर दूर से लोग आएंगे, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए हमने 17 नवंबर के आसपास 3 दिन की छुट्टी है। 17 नवंबर दिन रविवार, एनपीएस पर वार, ये हमारी टैगलाइन होगी, एनपीएस पर वार 17 नवंबर रविवार। तो ये हमारी टैगलाइन होगी। और इस पेंशन रैली का नाम जैसा हमने पिछली 10 दिसंबर को किया था जंतर मंतर पर, उसी तरीके से हमने पेंशन जयघोष महारैली इसका नाम दिया है। पटेल विपिन जी, आपका भी स्वागत है। तो पेंशन जयघोष रैली फिर से इसका नाम यही रहेगा। और हम आप सभी से, जितने भी साथी देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश करेंगे कि इस बार 17 नवंबर को आर या पार हम लोग इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। हो सकता है 17 नवंबर को हम लोग डेरा डाल दें और फिर तब ही उठें जब कुछ हमें पुरानी पेंशन बहाली के कुछ मिल जाए, तभी उठेंगे। तो ये भी प्लान कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने 17 नवंबर फाइनल किया है। और दूसरी एक बात और मैं कहूँगा कि देखिए, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, हम उनसे ही मांगेंगे और उनसे ही लड़ेंगे। नहीं हमारी डिमांड सुनेंगे तो उन्हीं के खिलाफत करेंगे, लेकिन हमारी कोई पार्टी नहीं है। पिछली बार हमने देखा कि रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए रैली में, और लगभग पूरा विपक्ष मौजूद था। तो उससे वो रैली अनडाउटेडली की इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। जी ये सुरसरी पटेल जी ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास इस तरह से कुछ ऐसा नहीं है कि हम आपको यहाँ से कनेक्ट करा पाएँ। लेकिन उसके बाद ठीक 2 महीने बाद ही अक्टूबर में रैली थी। अक्टूबर में लाखों लोग जुटे उस मंच पर, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों ही लोग मौजूद थे और कर्मचारियों के फेवर में चिल्ला रहे थे। लेकिन उसी सबसे बड़े राष्ट्रीय विपक्ष ने 2 महीने बाद जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें 25 गारंटी रखी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा नहीं रखा। तो उससे हमारा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि एक तो पूरा जो आंदोलन था वो राजनीतिक हो गया। वो कहीं ना कहीं सरकार के पास ये मैसेज भी चला गया कि फला फला पार्टी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है और ये कर्मचारियों का नहीं बल्कि पार्टी समर्थित आंदोलन है। इससे ये नुकसान हुआ। और दूसरी कि जब ये हो ही गया तो कम से कम मैनिफेस्टो में तो रखते। 25 गारंटी आपने रखी, उसमें ओपीएस का मुद्दा नहीं रखा जो कि इतना बड़ा मुद्दा था, आपको रखने में भी तकलीफ थी। और उसके बाद तमाम कर्मचारी नेता मिले इन लोगों से, इन्होंने ये भी कहा हम सप्लीमेंट्री में रखेंगे, सप्लीमेंट्री में भी नहीं रखा। इसके बाद क्या हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मौसमी सिंह जो आज तक की पत्रकार, उन्होंने पूछा तो इन्होंने गोल गोल जवाब दे दिया। उस समय पी चिदम्बरम जी थे, वो बोले कि अभी सरकार ने पिछले 4-5 महीनों में काफी मतलब पॉजिटिव हुई है, इसमें कुछ बदलाव भी हुए, हम देखेंगे जब अगर हमारी सरकार बनेगी तब हम देखेंगे कि एनपीएस में क्या कमी रह गई और उसके अनुसार काम करेंगे। मतलब उनको मुद्दे को तब भी नहीं रखना था। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज इससे चला गया कि हमने किसी को बिना मांगे समर्थन तो दे दिया, लेकिन उसने समर्थन लेने के बावजूद हमारे मुद्दे को नहीं रखा, मतलब कहीं ना कहीं उपेक्षित कर दिया। तो भाई पॉलिटिकल दिख जाए हम, ठीक है पॉलिटिकल दिख जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो कम से कम जिसके पक्ष में हम दिखे वो खड़ा तो हो हमारे फेवर में। वो खड़ा भी नहीं हुआ तो इससे हासिल क्या हुआ? अब सरकार कब बदलेगी, आएगी नहीं आएगी, 5 साल बाद मान लीजिए फिर चुनाव होंगे, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि किसकी सरकार बनेगी? इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। कौन ले लेगा इस बात की गारंटी? तो हम अपनी लड़ाई तो नहीं छोड़ सकते। अब हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे कि फला पार्टी आएगी तो ही हमारी डिमांड पूरी होगी, तो ऐसा नहीं कर सकते। हमारा काम है सरकार से मांगना, सरकार से लड़ना, सरकार के साथ काम करना, और जरूरत पड़ी तो सरकार का हर दृष्टिकोण से, हर तरीके से बहिष्कार करना, लेकिन पार्टीबाजी नहीं करना। हम पार्टीबाजी से दूर रहेंगे क्योंकि पार्टियों का भरोसा नहीं है। सच्चिदानंद सिंह जी पूछ रहे हैं एनएमओपीएस से दूर होने की क्या जरूरत थी? जरूरत हमें नहीं थी, शायद किसी और को थी जरूरत। हम तो कल भी काम कर रहे थे पेंशन के लिए, हम किसी आदमी और किसी संगठन के लिए नहीं कर रहे थे कल भी, आज भी पेंशन के लिए काम कर रहे हैं। 4 जुलाई को भी हमने किया, 8 जुलाई को भी किया, और पिछला अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे 2018 जो सबसे पहली रैली हुई थी उसका आयोजक भी मैं ही था। 26 नवंबर 2018 को जो रैली हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को मंच पर लाने वाला भी मैं ही था, उनसे घोषणा करवाने वाला भी मैं ही था, दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पुरानी पेंशन बहाली का पास करवाने वाला भी मैं था। लेकिन खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। अब कई बार लोगों को लगता है ना कि कुछ चेहरे बड़े होने लगे, मैं चेहरे के लिए लड़ भी नहीं रहा था। मैं तो आज भी उसी स्पीड में काम कर रहा हूं जिस स्पीड में आज से 1 साल पहले कर रहा था। लेकिन लोगों को क्या है कि ये संगठनों को भी कई बार पॉलिटिकल पार्टी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। आप ये काम करोगे, आपका फेस नहीं आना चाहिए, आपका पोस्टर में फोटो नहीं होना चाहिए, पोस्टर में फलाने आदमी का फोटो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें वजह बन गई जिसकी वजह से अलग होना पड़ा या अलग करना पड़ा कुछ लोगों को हमें। अब आपको पता होगा मैं पेंशन की लड़ाई लड़ रहा हूं या नहीं लड़ रहा हूं,
बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग, मुझे कुछ उपलब्धियां भी मिली, उससे भी लोगों को कई बार चिढ़ हुई। मैं बार मैं तो फ्रंट फुट पे आके बोलता हूं, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूं, मैं सरकार की बात करता हूं। मेरी लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, मेरी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाएगी, मैं तो कम से कम उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहूंगा। जिसको जो कहना है वो कहे, वो अलग बात है। तो सच्चिदानंद जी, और कोई वजह नहीं थी, अभी भी हम लड़ रहे हैं, एनपीएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी संगठन के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, और केवल ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं। तो ये थी कि 17 नवंबर को हमने रखी है डेट। आप सभी से हम उम्मीद करते हैं, गुजारिश भी करते हैं कि 17 नवंबर के लिए एक बार फिर से इस मशाल को दिल्ली में आकर के जलाना है, और पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो भी वर्तमान में सरकार है उसी पर दबाव बनाना है, उसी से लेकर के जाना है। हम हमारे मंच पर, हमारी कोशिश पूरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल पूरी तरीके से नो पॉलिटिकल कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड, विल बी इनवाइटेड ऑन अवर मंच। कोई भी नहीं आएगा। हमारी लड़ाई इतनी कमजोर नहीं है, हमारे लोगों की आवाज इतनी कमजोर नहीं है कि हमें किसी पॉलिटिकल आदमी को अपने मंच पर खड़ा करना पड़े। 26 नवंबर को हमने इसलिए बुलाया था क्योंकि वो आंदोलन की शुरुआत थी, और कहीं से पहली बार देश में अगर कोई घटना हुई थी तो 26 नवंबर 2018 को दिल्ली की विधानसभा में पहली बार पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पास हुआ था, और वो मैसेज पूरे देश में गया था। इससे आंदोलन को एक मजबूती मिली थी, लोग उस आंदोलन से फिर और ज्यादा जुड़े थे। ये बात अगर आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे, पटेल बिपिन जी ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन का क्या हाल है अभी। एआईपीटीएफ देखिए, वो पिछली बार तो इप्सेफ के साथ जुड़ा हुआ था, फिर उसने इंडिपेंडेंट प्रोग्राम किए, फिर उसके बाद एआईपीटीएफ आ गया जेएफआरओपीएस के साथ, वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करते हैं, हम उनको भी इन्वाइट करेंगे। हमारा कोई ऐसा संगठन नहीं है कि हम, पिछली बार तो जब 10 दिसंबर को हमने किया तो हम तो मंच पर कभी गए ही नहीं, मैं तो पूरा दिन पब्लिक के बीच में रहा। तो उनका भी स्वागत है। अगर विपिन जी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर मेरा मौजूद है यहाँ पर, वो उस पर इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, और ट्विटर पर भी, हर जगह मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। आप मुझे कम्युनिकेट कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, हम एआईपीटीएफ के साथ में बात कर लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों से फिर मेरी एक बार हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि 17 नवंबर को हमारे साथ कम से कम 18 राज्यों से लोग होंगे, और 45 सेंट्रल गवर्नमेंट की एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ रही हैं 17 नवंबर के लिए। तो हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, गैर राजनीतिक करेंगे। और क्योंकि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं बेसिकली, तो हम लोग उतनी पॉलिटिक्स कर भी नहीं सकते। हकीकत ये भी है कि हम कर भी नहीं सकते, हम चाह करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सभी कर्मचारियों की ईएमआई देते देते गुजरती है, जिससे वो एक घर बना पाते हैं। अपने क्षेत्र में नहीं रहते, कभी दिल्ली में रहते हैं, कभी कानपुर चले जाते हैं, कभी आगरा चले जाते हैं, कभी किसी और स्टेट में चले जाते हैं, इस तरह की नौकरियां रहती हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हाँ, एक गोपीनाथ रेड्डी जी, ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेज आपके साथ हैं। सर थैंक यू सो मच। रामनरेश कुशवाहा जी का भी मैसेज मिल रहा है। रेड्डी साहब आपने बहुत बढ़िया। क्रांति सिंह जी लिख रहे हैं 6 अक्टूबर लखनऊ चलें। 6 अक्टूबर को हम लोग लखनऊ जरूर आएंगे, क्रांति सिंह जी, हम भी आएंगे। और जितने भी लखनऊ के आसपास के साथी, हम उन सभी से गुजारिश करते हैं कि 6 अक्टूबर को लखनऊ के प्रोटेस्ट में जरूर मौजूद रहें। और 17 नवंबर, और पंडा जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं या देख रहे हैं तो मैं आपको फिर से आश्वस्त करता हूं कि 30 सितंबर को पूरी दिल्ली की टीम आपके साथ खड़ी होगी। पूरी दिल्ली ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन पूरा आपके साथ खड़ा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी खड़ा होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी खड़े होंगे। तो आज के लिए हमारा इतने था। किसी साथी का अगर कुछ सवाल हो तो जरूर लिख दीजिए, मैं ताकि उसका जवाब दे सकूं। रामनरेश कुशवाहा जी थैंक यू नमस्कार। अगर किसी का कोई सवाल हो तो एक बार लिख दीजिए, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, नहीं तो हम इसको बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय ओपीएस। इंद्रदेव जी आ गए हैं, थैंक यू इंद्रदेव जी। हमारी बात पूरी हो गई है आज के लिए। तो अब मैं चाहूंगा बस आप लोग शेयर कर दें, अगर कोई सवाल हो किसी साथी का तो जरूर करें। थैंक यू कुशवाहा जी, थैंक यू सो मच। पूरे देश में एक साथ हो, ऐसा कुछ कीजिए। विपिन जी ऐसा ही। हाँ पंकज जी, एनएमओपीएस के साथ रहो मित्र, कितना अच्छा लगता है। पंकज जी आपको पता हो या ना हो मैं बताऊं, एनएमओपीएस में हम नहीं थे। हम एनएमओपीएस को खून पसीने से सींचने वाले थे, उसको पैदा करने वाले थे, उसको क्रिएट करने वाले थे। जब आप लोग केवल अटेवा नाम जानते थे, तब हम लोग एनएमओपीएस पूरे देश में उसका झंडा बुलंद करते थे। लेकिन होता है, कांग्रेस बन के, कांग्रेस आई अलग हो जाती है, जनता दल बनता है, फिर जनता दल यूनाइटेड हो जाता है, जनता दल सेकुलर हो जाता है, जनता दल बीजू हो जाता है। लेकिन सभी एक ही मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, आजादी की लड़ाई भी। कोई नरम दल था, कोई गरम दल था, कोई सेकुलर दल था, कोई कवि दल था, कोई झांसी दल था, कोई कांग्रेस था, कोई कृषक समाज पार्टी था, बहुत सारे दल थे, लेकिन लड़ाई एक ही लड़ रहे थे। और जितने लोग लड़ते हैं, मैं कहूंगा कि चाहे छोटे छोटे ग्रुप में हो, बड़े बड़े ग्रुप में हो, लेकिन जितनी जगह से आवाजें उठती हैं जिस चीज के लिए, वो लड़ाई अंजाम तक जरूर पहुंचती है। कुशवाहा जी थैंक यू, मुझे भी गर्व है यहाँ पर, आप मेरे साथ जुड़े यहाँ पर। पंकज सेमवाल जी पूछ रहे हैं वही बात, इस बात का मैं जवाब दे चुका हूँ, रिपीटिशन होगा। बिल्कुल 17 नवंबर का आंदोलन बड़ा होगा। आप लोगों ने अगर ठान लिया तो डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा 17 नवंबर का आंदोलन।
मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। एक बार फिर से 17 नवंबर के लिए हमें चिराग लौ जलानी है, क्रांति की मशाल जलानी है। और जल्दी मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूंगा, आप जहां कहीं भी हैं अपने साथ लोगों को मोटिवेट करें कि एक दिन का समय कम से कम 17 नवंबर को जरूर निकालें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ओपीएस।